देखिए, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जाना था कि वाटर की हार्डनेस क्या होती है तथा हार्ड वाटर के यूज से बॉयलर के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम उसी हार्डनेस को कैलकुलेट करने के लिए हार्डनेस की यूनिट्स को पढ़ेंगे कि हार्डनेस की कौन कौन सी यूनिट्स हम इस्तेमाल करते हैं जनरल लाइफ में। तो यहाँ पर देखें, पहली यूनिट है जैसे कि पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है। अब पार्ट्स पर मिलियन जिस तरह से सॉल्यूशंस में आपने पढ़ा था उसी तरह से ये एक यूनिट है पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ पर भी सेम मीनिंग वही है। पार्ट्स का मतलब होता है भाग, पर का मतलब होता है में से, है ना, और मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन इक्वल होता है 10 लाख, 10 लाख। यदि हम सॉल्यूशन के 10 लाख भागों की बात कर रहे हैं, इसमें से सोल्यूट कितने भाग प्रेजेंट है, तो वह एक भाग 1 ppm कहलाता है। तो 10 लाख, या फिर इसे हम 10 राइज टू द पावर 6 भी कह सकते हैं कि विलियन के 10 राइज टू द पावर 6 पार्ट में सोल्यूट के पार्ट्स कितने हैं। ठीक है। अगर हम इसको मेजरमेंट की टर्म में लें कि हम मास की टर्म में ले लेते हैं, मेजरमेंट हम मास की टर्म में कर लेते हैं कि मान लीजिए 10 लाख ग्राम। ठीक है। 10 10 की पावर 6 ग्राम, 10 लाख ग्राम हमारे पास सॉल्यूशन है। तो इसमें यदि एक ग्राम सोल्यूट घुला होगा, हार्डनेस होगी, तो वो हार्डनेस कितनी होगी, 1 ppm हार्डनेस होगी। ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से पार्ट्स पर मिलियन होता है, इसे हम डिफाइन करेंगे। तो पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन is the part of calcium carbonate equivalent, is the part of calcium carbonate equivalents हार्डनेस पर 10 raised to the power 6 parts of water, that is 1 ppm equal 1 ppm equal 1 part calcium carbonate equivalent hardness in 10 raised to the power 6 parts of water। यदि हमारा सैंपल 10 राइज टू द पावर 6 पार्ट है तो उसमें एक पार्ट अगर कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट घुला है हार्डनेस का, तो वो 1 ppm कहलाएगा। एक चीज यहाँ पर मैं बता दूं आप लोगों को कि वैसे तो 6 सॉल्ट हम लोगों ने सीखे हैं कि अगर मैं फिर से लिख देता हूं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम सल्फेट, इसी तरह से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। इन 6 सॉल्ट्स में से कोई भी सॉल्ट यदि पानी के अंदर डिसॉल्व है तो पानी के अंदर हार्डनेस होगी। लेकिन ये सभी सॉल्ट का अमाउंट जो है, मास जो है वो डिफरेंट है, इनका मोलर मास डिफरेंट है। तो हम इन सभी के मोलर मास को कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर पता लगाते हैं कि उसके 10 राइज टू द पावर 6 पार्ट में कितना कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस डिसॉल्व है। तो उसकी जो एक पार्ट हो कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट का एक पार्ट होगा वो 1 ppm कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो देखते हैं, इससे रिलेटेड जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। आज ये दूसरी यूनिट के तरफ बढ़ते हैं जो कि है मिलीग्राम पर लीटर। मिलीग्राम पर लीटर, इसे हम एक्सप्रेस करेंगे मिलीग्राम पर लीटर में, mg पर लीटर। तो यहां पर समझिए मिलीग्राम पर लीटर, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, इस यूनिट में हमको ये पता लगाना है कि 1 लीटर वाटर सैंपल के अंदर कितने मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स ऑफ हार्डनेस डिसॉल्व है।
तो यदि हमारे पास 1 लीटर वॉल्यूम होगा वाटर का, तो यहाँ पर डिजोल्व कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस आपको निकालनी है 1 लीटर के अंदर। तो इसे हम मिलीग्राम पर लीटर कहेंगे। तो लिखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। इट इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम, इट इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम of calcium carbonate equivalent hardness present per liter of water। ठीक है, यानी कि 1 लीटर वाटर के अंदर कितने पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मिलीग्राम घुला हुआ है, उसे ही हम मिलीग्राम पर लीटर में एक्सप्रेस करेंगे। एक खास चीज मैं बताऊं कि 1 मिलीग्राम पर लीटर जो होता है वही 1 ppm भी होता है। आइए इसको मैं प्रूफ कर देता हूं। ध्यान दें, यहाँ पर हम सोल्यूट का जो मास है वो ले रहे हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट हार्डनेस जो है हम ले रहे हैं मिलीग्राम में, जबकि वाटर का हम यहाँ पर वॉल्यूम ले रहे हैं लीटर में। अब क्या मैं लिख सकता हूँ कि 1 लीटर जो वाटर है उसका मास अप्रोक्सीमेटली 1 किलोग्राम होता है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 997 ग्राम पर लीटर होती है। तो उसी से मैंने यहाँ पर लिखा है कि अप्रोक्सीमेटली 1 किलोग्राम 1 लीटर पानी का भार भी होता है। अगर मैं इसे मिलीग्राम में कन्वर्ट करूं, तो क्या मैं 1 को 1000 से यदि गुणा कर दूं तो क्या ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा? और अगेन यदि इसे मैं 1000 से एक बार और गुणा कर दूं तो ये मिलीग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। टोटल यहाँ पर मैंने 1000 का 2 बार गुणा किया है, यानी कि 10⁻⁶ इसे लिखा जा सकता है। तो 1 लीटर पानी का जो भार है वो लगभग 10⁻⁶ मिलीग्राम होता है। तो अब हम यहाँ पर समझें कि हम यहाँ पर डिसॉल्व्ड कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट फाइंड कर रहे हैं ऑफ हार्डनेस कितने में? 10⁻⁶ मिलीग्राम ऑफ वाटर में। तो क्या ये ppm के इक्वल नहीं हुआ है ना, क्योंकि ppm भी 10⁻⁶ पार्ट्स में से हम पार्ट्स ढूंढते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस के। तो यानी कि 1 मिलीग्राम पर लीटर जो है वही इक्विवेलेंट होता है 1 ppm के भी। ओके, ये यूनिट सेम ही है। आगे हम बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्लार्क्स डिग्री। इसे डिग्री क्लार्क भी कहा जाता है, क्लार्क्स डिग्री। इसे हम एक्सप्रेस करेंगे डिग्री CL से, क्लार्क्स डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं आपको थोड़ी मास की यूनिट बता देता हूँ। मास की जनरल यूनिट जो हम इस्तेमाल करते हैं ग्राम और किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहीं आप जब यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज में देखते हैं तो मास की वहाँ डिफरेंट यूनिट भी इस्तेमाल की जाती है, जो कि होती है पाउंड, जिसको कि LB से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब किलोग्राम और LB में क्या, पाउंड में क्या समानता है? तो जो 1 पाउंड होता है वो 0.45 किलोग्राम के इक्वल होता है। 1 पाउंड जो है 0.45 किलोग्राम के इक्वल होता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम जो है वो 2.2 पाउंड के इक्विवेलेंट होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम मास जो है वो हम किलोग्राम में ना लेकर के पाउंड में लेने वाले हैं। ठीक है, तब ये यूनिट हमें ऑब्टेन होगी। एक और चीज कि हम यहाँ पर जो बहुत लिटिल मास है, बहुत थोड़ा मास है, उसको हम डिवाइड करते हैं 1/7000 के फ्रैक्शन में, है ना। तो यदि 1 पाउंड का मैं 7000 फ्रैक्शन कर लेता हूँ, 1 पाउंड का मैं 7000 फ्रैक्शन ले लेता हूँ, तो वो इक्विवेलेंट होता है
वन ग्रेन के, वो कहलाता है 1 ग्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट से उनके ग्रेन्स काउंट करने हैं, उनके ग्रेन्स मेजर करने हैं, और वो भी वाटर के 10 पाउंड्स में। ठीक है, एक और चीज मैं बता दूं कि 10 पाउंड जो है वो मिलकर के बनाता है 1 गैलन। ठीक है, तो मैं इस यूनिट को डिफाइन करता हूं और फिर फॉर्मूलाज लिखता हूं। तो इट इज नंबर ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब जैसा मैंने अभी बताया था 1/7000 पाउंड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस पर गैलन मतलब कितना, 10 पाउंड ऑफ वाटर, है ना। यहाँ पर हमको नंबर ऑफ ग्रेन्स फाइंड करने हैं पर गैलन वाटर के अंदर। ध्यान रहे नंबर ऑफ ग्रेन्स कितने होंगे, 1/7000 पाउंड, वो 1 ग्रेन कहलाता है। ठीक है, और 10 पाउंड को जब हम एग्रीगेट करेंगे तो 1 गैलन मिलेगा। तो 1 गैलन पानी के अंदर हमें नंबर ऑफ ग्रेन्स डिटरमाइन करने हैं, जो कि डिग्री क्लार्क कहलाएगा। इट इज पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हार्डनेस पर 7000 पार्ट ऑफ वाटर। इसको दूसरी तरह से भी लिखा जा सकता है, और करके मैं लिख देता हूं, इट इज parts of calcium carbonate equivalent hardness पर 70,000, क्योंकि हम 10 गैलन में निकाल रहे हैं और उसका एक पार्ट 7000 है, तो 10 गैलन में वो पार्ट कितना होगा, 70,000 पार्ट होगा। तो 70,000 पार्ट्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो 1 डिग्री क्लार्क इक्वल 1 ग्रेन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस पर गैलन ऑफ वाटर, है ना। तो यहाँ पर ग्रेन और गैलन का मीनिंग आपको अच्छे से आना चाहिए। चलिए, इसका हम मिलीग्राम पर लीटर में बाद में मैं आपको इनके बीच में रिलेशन भी बताऊंगा। पहले हम अगली यूनिट देख लेते हैं, जो कि है डिग्री फ्रेंच। डिग्री फ्रेंच, इसे डिग्री FR से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर भी वैसे पाउंड ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये क्योंकि रिलेट करती है 10⁻1 लाख से रिलेट करती है, तो हम इसको कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे। इट इज द पार्ट of calcium carbonate equivalent hardness पर 10⁻5 पार्ट्स ऑफ वाटर, है ना। जिस तरह से पीपीएम में हमने 10⁻6 में से फाइंड आउट किया था, यहाँ पर हम 10⁻5 पार्ट्स ऑफ वाटर में फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे 1 डिग्री FR इक्वल 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हार्डनेस इक्विवेलेंट पर 10⁻5, सॉरी 6 लिख दिया मैंने, 10⁻5 पार्ट्स ऑफ वाटर। तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री फ्रेंच। आगे बढ़ते हैं, 5th यूनिट हम देखते हैं, जो कि है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इसे हम एक्सप्रेस करेंगे MEQ पर लीटर में। ध्यान दो, इस नाम पर ध्यान दो, मिली इक्विवेलेंट, है ना, पर लीटर।
यानी कि यहाँ पर जो वाटर हम लेंगे वो 1 लीटर ही लेंगे, वाटर का वॉल्यूम हम 1 लीटर लेंगे, जिसमें फाइंड करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस को मिली इक्विवेलेंट में। अब ध्यान दो, कैल्शियम कार्बोनेट का एक इक्विवेलेंट कितना होता है? एक इक्विवेलेंट कितना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास होता है 100, यदि हम इसे इसके एक्स फैक्टर यानी कि 2 से डिवाइड करें तो हमें ऑप्शन होता है 50। तो 50 ग्राम को हम एक इक्विवेलेंट कहते हैं, ठीक है, 50 ग्राम को। और यदि हमको उसका मिली इक्विवेलेंट निकालना हो तो ये हम निकालेंगे 50 को 10⁻³ से गुणा करके, तो ये आ जाएगा मिली इक्यू, ठीक है। एक इक्विवेलेंट जो होता है वो 50 ग्राम के इक्वल होता है, और एक मिली इक्विवेलेंट कितना होगा? वो 50 इंटू 10⁻³ के इक्विवेलेंट होगा, या कह सकते हैं 50 डिवाइडेड बाय 1000 के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि मिली का मतलब ही होता है 1000वां भाग, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 1 मिली इक्यू इक्वल 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पर लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। अगर हम इसको ppm से कन्वर्ट करें तो यहाँ पर एक इक्विवेलेंट जो है वो 50 मिलीग्राम के इक्वल है, 50 मिलीग्राम के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मिली इक्विवेलेंट जो है वो 50 मिलीग्राम के इक्विवेलेंट है। तो यानी कि 1 मिली इक्विवेलेंट जो होगा वो 50 ppm के इक्वल होगा, है ना। अगर इसको 1 लीटर में कैलकुलेट करें तो मिलीग्राम पर लीटर ही तो ppm होता है, तो 1 मिली इक्विवेलेंट जो है वो 50 ppm के इक्विवेलेंट होता है। तो इस तरह से ये पांचों यूनिट मैंने आपको समझाई। अभी हम इन यूनिट्स के बीच में रिलेशन भी देख लेते हैं। तो पहली यूनिट जो मैंने समझाई थी आपको वो ppm थी। तो 1 ppm इक्वल अभी अपन ने देखा था 1 मिलीग्राम पर लीटर होता है ना। और इसे अगर डिग्री फ्रेंच में कन्वर्ट करें तो ये 0.1 डिग्री फ्रेंच होगा। देखिए 1 ppm 10⁻⁶ था और डिग्री फ्रेंच 10⁻⁵ में से निकालते हैं हम। तो इस तरह से 1 ppm जो होगा वो 0.1 डिग्री फ्रेंच के इक्विवेलेंट होगा। और डिग्री क्लार्क में अगर इसे देखें तो 0.07 डिग्री क्लार्क के इक्विवेलेंट ये होता है, ठीक है। तो एक यूनिट तो हम कुछ इस तरह से आपस में रिलेट कर सकते हैं। दूसरी यूनिट अगर हम मिलीग्राम पर लीटर से स्टार्ट करें तो सेम वही यूनिट होगी। 1 मिलीग्राम पर लीटर जो होगी वो 1 ppm के इक्विवेलेंट होगा, जो कि 0.1 डिग्री फ्रेंच के इक्विवेलेंट होगा, जो कि 0.07 डिग्री क्लार्क के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि ये दोनों यूनिट एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है। 1 मिलीग्राम पर लीटर 1 ppm के इक्विवेलेंट भी होगा। अगर हम 1 डिग्री क्लार्क से इसको कंपेयर करें, अभी हमारे पास 0.7 डिग्री क्लार्क है। अगर इसे हम 1 डिग्री क्लार्क बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको 0.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी यूनिट्स को। तो अलग अलग यूनिट में ये अलग अलग तरह से आएगा। ये होगा 1.443 डिग्री फ्रेंच, ये होगा 14.3 ppm। ये तो बहुत आसान है क्योंकि ये 0.1 डिग्री फ्रेंच इक्वल 1 ppm होता है, तो पॉइंट आपका एक डिजिट आगे पहुंच जाएगा। और यही आपका मिलीग्राम पर लीटर भी होता है, तो 14.3 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ कन्वर्जन हम करते हैं। यदि 1 डिग्री फ्रेंच से स्टार्ट करें तब क्या होगा, ये 10 ppm के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि ppm 10⁻⁶ में से होता है और डिग्री फ्रेंच जो है 10⁻⁵ में से होता है। इक्विवेलेंट होगा 10 मिलीग्राम पर लीटर के, क्योंकि ppm और मिलीग्राम पर लीटर इंटर कन्वर्टिबल है। और साथ में डिग्री फ्रेंच में 0.7 डिग्री
सॉरी डिग्री क्लार्क में 0.7 डिग्री क्लार्क होगा। इसी तरह से फिफ्थ कन्वर्जन, यदि मैं 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर लिखूं तो ये इसका कन्वर्जन किस तरह से होगा, ये 50 मिलीग्राम पर लीटर होगा, ये अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था। और साथ में अगर पीपीएम में देखें तो ये 50 पीपीएम होगा, क्योंकि ये दोनों यूनिट मिलीग्राम पर लीटर और पीपीएम इंटर कन्वर्टेबल है। तो इस तरह से 50 मिलीग्राम पर लीटर 50 पीपीएम के इक्विवेलेंट होगा। और अगर इसे डिग्री फ्रेंच में निकालें तो ये 5 डिग्री फ्रेंच होगा, और यदि क्लार्क में निकाले तो 0.35 डिग्री क्लार्क भी होगा। तो इस तरह से ये सारे रिलेशंस हैं, इनका इस्तेमाल करके हम कई सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।